सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हम कर रहे थे इकोनोमेट्रिक्स के डायनेमिक मॉडल्स, जिसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं अबाउट द ग्रैंगर कैजुअलिटी टेस्ट। तो ग्रैंगर कैजुअलिटी टेस्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कैजुअलिटी क्या होती है। तो जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली दैट इज कैजुअलिटी। तो हम बात स्टार्ट करते हैं कैजुअलिटी के टाइप से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैजुअलिटी, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल एंड नो कैजुअलिटी। तो यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है? यूनिडायरेक्शनल कैजुअलिटी का मतलब है व्हेन एक्स कॉजेज वाई बट वाई डजंट कॉज एक्स। ठीक है, कि एक्स तो वाई को कॉज कर रहा है लेकिन वाई वापस से एक्स को कॉज नहीं कर रहा है। बाई डायरेक्शनल में जहां पर एक्स वाई को कॉज करेगा बट फिर वाई आगे दोबारा से एक्स को कॉज करेगा, दैट इज बाई डायरेक्शनल कैजुअलिटी। और नो कैजुअलिटी का मतलब कि ना ही एक्स वाई को कॉज कर रहा है और ना ही वाई आगे फर्दर एक्स को कॉज कर रहा है, दैट इज नोन एज नो कैजुअलिटी। नाउ बाई डायरेक्शनल कैजुअलिटी का क्या मतलब होता है, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए 2011 में हमारे पास एफडीआई आई कंट्री में। ठीक है, एफडीआई आने की वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ 2012 में यानी एक लाख के बाद आई। ठीक है, तो जीडीपी बढ़ा। जीडीपी की बढ़ने की वजह से हमने फिर अट्रैक्ट किया, यानी लोगों को लगा कि इस कंट्री में ग्रोथ ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हमें इन्वेस्ट यहाँ ज़्यादा करना चाहिए। तो 2013 में फिर एफडीआई इंक्रीज हुआ। तो एफडीआई के बढ़ने से जीडीपी बढ़ी और जीडीपी के बढ़ने से एफडीआई बढ़ा, लेकिन ये सब किस में हो रहा है? एक लैग में हो रहा है, राइट। सेकेंड है यूनिडायरेक्शनल कॉजुअलिटी, यानी कि सिर्फ एक्स वाई को कॉज करे लेकिन वाई वापस से एक्स को कॉज ना करे, जैसे कि इंपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस। अब आपको पता है अगर रेमिटेंसेस बढ़ेंगे तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो पहली बात, रेमिटेंसेस होते क्या है? सपोज एक पर्सन है, वो अपनी कंट्री से बाहर रहता है और वो अपनी फैमिली को क्या करता है? पैसे भेजता है, तो उसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो जितने ज़्यादा रेमिटेंसेस आएंगे उतने ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस है। यानी कि लोग क्या करते हैं, जैसे रेमिटेंसेस बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि अब हमें अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर करना चाहिए, जिसके लिए वो सब क्या करते हैं? इंपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं, यानी अपनी कंजप्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स जो है आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंसेस बढ़ेंगे तो फर्दर इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन इंपोर्ट्स के बढ़ने से रेमिटेंसेस बढ़े ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। नो कैजुअलिटी का आप मतलब समझते हैं, जिसमें ना एक्स वाई को कॉज करेगा ना ही वाई एक्स को कॉज करेगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जीडीपी और पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जीडीपी के बढ़ने से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़े। ऐसे डायरेक्टली तो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट कुछ अदर फैक्टर्स की वजह से ज़रूर हो सकता है कि जीडीपी के वजह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ हो, पर डायरेक्ट देयर विल बी नो रिलेशनशिप। दूसरे फैक्टर जैसे टेक्नोलॉजी हो सकता है, पॉलिसी चेंजेस हो सकता है, उसकी वजह से ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम कह सकते हैं कोई डायरेक्ट उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कैजुअलिटी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रैंगर कैजुअलिटी टेस्ट की। तो पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ ग्रैंगर कैजुअलिटी है क्या। जब हम कहते हैं कि एक्स, लेट मी ऐड अ पेज टू इट। हाँ, जैसे मैंने बोला कि एक्स ग्रैंगर कॉज वाई, एक्स ग्रैंगर कॉज वाई, इसका क्या मतलब है? एंड अगर मैं बोलूँ एक्स डज नॉट ग्रैंगर कॉज वाई, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो एक्स ग्रैंगर कॉज वाई का मतलब है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो एक्स पास्ट वैल्यूज हेल्प्स इन फोरकास्टिंग वाई वैल्यूज। ठीक है, ये मतलब है बेसिकली, अगर एक्स ग्रैंगर कॉज कर रहा है इसका मतलब एक्स की पास्ट वैल्यू हेल्प कर रही है फोरकास्ट करने में वाई वैल्यूज को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी, सॉरी वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन एंड वाई टी माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है, या सिंपल दो पे रख लो। और वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ, हमने कहा वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस टू, एक्स टी माइनस वन, एक्स टी माइनस टू। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वाई टी जो है फंक्शन है सिर्फ अपनी ही पास्ट वैल्यूज का, और इसमें हम कह रहे हैं वाई टी फंक्शन है अपनी ही पास्ट वैल्यूज का और एक्स टी की पास्ट वैल्यूज का। तो ये जो है दिस मीन्स एक्स डज नॉट ग्रैंगर कॉज वाई। इसका क्या मतलब है? एक्स डज नॉट ग्रैंगर कॉज वाई, यानी कि एक्स जो है, एक्स की वैल्यूज, एक्स की पास्ट वैल्यूज कोई भी हेल्प नहीं करी इन फोरकास्टिंग वाई वैल्यूज। और अगर हम कहें इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ग्रैंगर कॉज वाई, यानी एक्स की पास्ट वैल्यूज विल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग और फोरकास्टिंग द वाई। सिंपल टर्म्स में ये मतलब है। अब आप इस अगर पैरा को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ग्रैंगर कैजुअलिटी टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट, क्योंकि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के बाद ही देख रहे हैं कि क्या कोई टाइम सीरीज की पास्ट वैल्यू यूजफुल है इन फोरकास्टिंग द अदर टाइम सीरीज और नॉट।
ठीक है, हम सीधा ये नहीं टेस्ट करते कि x कॉज कर रहा है y को, हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या x जो है वो फोरकास्ट कर पा रहा है y को, यानी कि व्हेन टाइम सीरीज x ग्रैंगर कॉज करता है y को, तो जो पैटर्न होगा x में वो क्या होगा, रिपीट होगा इन द y आफ्टर सम टाइम। ठीक है, हर कुछ लैग के बाद वो रिपीट होगा, और इसलिए जो पास्ट वैल्यूज होती हैं x की वो हेल्पफुल होती हैं इन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, तो अगर आप ये पढ़ेंगे पैराग्राफ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सिंपल वर्ड्स में सिर्फ इतना सा मतलब है कि x की पास्ट वैल्यूज जो है वो हेल्प करती हैं फोरकास्टिंग द टाइम सीरीज y। ओके, अब इसके लिए स्टेप्स क्या है ग्रैंगर कैजुअलिटी के लिए। सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक मॉडल चूज करना है, उसमें हमें देखना है कि हमें कितने लैग्स चाहिए। ठीक है, और इसको हम कैसे देख सकते हैं, यूजिंग द ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। तो मैंने बताया था ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल क्या होता है, जिसमें अपनी पास्ट वैल्यूज होंगी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप प्लीज पहले वाली वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है, वहां पे ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने करवा दी है। ठीक है, तो ऑटो रिग्रेसिव और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव मतलब y अपनी ही पास्ट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल का मतलब कि वो x की पास्ट वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो डिफाइन करेंगे। β3 इक्वल्स टू β4 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, ये हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, लेट मी चेंज द कलर, अगर मैं यहां बोलूं तो दिस इज आर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, क्योंकि यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि x जो है कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है। दिस इज रिस्ट्रिक्टेड मॉडल और दिस इज आर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। ठीक है, तो जो अभी हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, एक नल हाइपोथेसिस सेटअप किया है। नल हाइपोथेसिस क्या कह रही है, β3 इक्वल्स टू β4 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है डज नॉट ग्रैंगर कॉस y। ठीक है, और β3 और β4 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब xt ग्रैंगर कॉस yt। ठीक है, ये मतलब है, और ये हो गया xt डज नॉट ग्रैंगर कॉस yt। ठीक है, इसको आप लिख लेना ब्रैकेट में। अच्छा, हमेशा याद रखना, इसके लिए अब हम जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल की बात करें वहाँ पर हम एफ टेस्ट की बात कर रहे हैं, और एफ टेस्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। एफ टेस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो इट विल लाई लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके हमेशा वन टेल होगा और पॉजिटिव साइड पर होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है, दैट इज f इक्वल्स टू RSS रिस्ट्रिक्टेड माइनस RSS अनरिस्ट्रिक्टेड। RSS क्या है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय m होल डिवाइडेड बाय RSS अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय n माइनस के। तो अब यहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज। तो हमने कितनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं, 2 रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है ना, इन दोनों के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया, तो इसका आंसर 2 हो गया। n इज द सैम्पल साइज, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कितना है, 20, 30। एंड k इज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन, यानी कि इस रिग्रेशन में आपके नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, β2, β3, β4। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें पैरामीटर्स हो जाएंगे, तो टोटल ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो आंसर है कि क्या कैसे होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एक कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, और एक जो हम टेबल से देखते हैं उसको हम बोलते हैं टेबुलेटेड वैल्यू। तो टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई होप आपको पता होगा। टेबुलेटेड वैल्यू टेबल्स पे, टेबल आप जब खोलेंगे एफ टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेके चलते हैं। किसी टेबल में आपको यहाँ पे मेंशन होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, किसी में होगा यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है, या फिर ऐसा लिखा होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ न्यूमरेटर, और यहाँ पे लिखा होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर की क्या है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज m, और डिनोमिनेटर की क्या है n माइनस के। तो इसका मतलब f, इसका मतलब जो f है, f फॉलो द f जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद m और n माइनस के, ये न्यूमरेटर की और ये डिनोमिनेटर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए m हमारे केस में यहाँ पर 2 है, n में 20 मान लेती हूँ, तो 20 माइनस k कितना है, यहाँ पर 5 है। तो हाइपोथेटिकली 2 और 15 पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ से 2 और यहाँ से आप 15 चेक करेंगे, तो जहाँ पर वो वैल्यू लाई करेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे f टेबुलेटेड या f क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर f टेबल, आप नॉर्मली डालेंगे गूगल पर आपको मिल जाएगा। तो दिस इज न्यूमरेटर्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हमारा था 2 और 15, ये 2 है और ये आपका हो जाएगा 15, तो 2 को के नीचे आते आते यहाँ पर 15 पे, तो 3.682, तो दिस इज योर वैल्यू 3.682। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज 3.682, तो ये आपकी वैल्यू आ गई टेबुलेटेड। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए इसको हम करते कैसे हैं। सपोज दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, दिस इज योर टैबुलेटेड वैल्यू या फिर क्रिटिकल वैल्यू। तो अगर मान लेते हैं क्रिटिकल वैल्यू आपकी आई है 3.62, राइट। तो अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि आप उस फॉर्मूला से निकालेंगे वो यहाँ कहीं लाई करते हैं, दिस इज क्या है आपका रिजेक्शन रीजन। तो अगर वो यहाँ कहीं लाई करती है तो जैसे मान लेते हैं कैलकुलेट करने के बाद आई इट्स 4.53, ठीक है, तो ये क्या हो गया रिजेक्शन रीजन में। और रिजेक्शन रीजन में आ गया तो हम क्या कहेंगे, दिस इज दिस, अगर एफ क्रिटिकल कम है, एफ कैलकुलेटेड ज्यादा है, तो वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्स ग्रैंगर कॉज वाई, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स जो है वो ग्रैंगर कॉज करता है, यानी कि इसको हमने रिजेक्ट कर दिया तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी एक्स ग्रैंगर कॉज करता है वाई को। अगर अपोजिट इज ट्रू, अगर इससे उल्टा होता है तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वी डू नॉट रिजेक्ट, यानी दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज द एक्सेप्टेंस रीजन, ओके। तो और अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन है तो हम क्या कह देंगे कि एफ क्रिटिकल जो है वो ज्यादा और एफ कैलकुलेटेड कम है, तो वी विल डू नॉट रिजेक्ट या वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड एक्स डू नॉट ग्रैंगर कॉज वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं फिर से समराइज करूं तो दिस इज व्हाट इट सेज कि ग्रैंगर कॉज का मतलब है कि क्या जो है एक टाइम सीरीज को प्रिडिक्ट करने में दूसरी टाइम सीरीज की पास्ट वैल्यूज हेल्पफुल हैं या नहीं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।